गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का जो अपना सेशन है उसके अंदर अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 21 पढ़ा था। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज का तो टॉपिक है आपका वो है असेसमेंट ऑफ रेगुलेटरी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो ये असेसमेंट ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट है, ये जो है असेसमेंट होता है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और आपकी लेजिस्लेटिंग के एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में। बेसिकली मीनिंग इसका क्या हुआ कि जो भी आपकी बिजनेसेस रन हो रही है, जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जो बिजनेस काम कर रहा है, उसमें आपकी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेम की है, उसका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का एनालिसिस अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो यदि अपन बिजनेस के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के एस्पेक्ट पर। जैसे कि आपकी कंपनी को क्या कॉस्ट लग रही है टू प्रोड्यूस समथिंग और क्या अर्निंग उसको हो रही है। जो कंपनी है और मार्केट है, जो गुड्स आप बना रहे हैं उसके बीच में क्या फंक्शनिंग है उनके बीच में, और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको क्या प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पॉलिसी फ्रेमिंग के बाद। कंपनीज प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर पा रही हैं अपने न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, और क्या न्यू इनोवेशंस वो इस्तेमाल कर पा रही हैं, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस क्या है आपकी कंपनी का। इन सब चीज़ों का एनालिसिस जो है अपन इस टॉपिक के अंदर करते हैं। यदि इंडिया की करंट इकोनॉमिक डायनेमिज्म की बात की जाए तो इसमें हम बात करते हैं रिसेंट की जो पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स की गई हैं कंट्री में, जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर कॉप अप द चैलेंजेस, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं गवर्नमेंट ने। और यदि हम इनकी बात करें तो ये समझ में आता है कि क्या गुड लॉज क्या होते हैं, लॉज कई बार फुलफ़िल क्यों नहीं हो पाते, इन लॉज की रिक्वायरमेंट क्या है टू रन बिजनेसेस। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं इस असेसमेंट टॉपिक के ऊपर। तो जो इंडियन फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास इस टॉपिक का कोई आंसर नहीं है कि लॉज क्यों बनाए गए, लॉज से क्या प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है बिजनेस की, क्या जो सिटीजन है नॉर्मल उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इनके प्रॉपर आंसर्स उनके पास नहीं होते। तो 1980 में क्या किया गया कि आरआईए को लाया गया। आरआईए का मतलब क्या है, रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि एक ग्लोबल फिनोमिना था, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस आरआईए के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता था टू सी कि जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है अपनी कंट्री के अंदर बिजनेसेस के लिए, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन पॉलिसीज़ का। तो उसके लिए ये आरआईए 1980 में इनको लाया गया। यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने इस आरआईए का बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा था, यहाँ तक कि उन्होंने देखा था कि उनके बजट के अंदर भी इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। यूएस ने भी इस चीज़ को एनालाइज किया था। जो आरआईए है उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और अगर हम इनको परफेक्ट एक्यूरेट के साथ इम्प्लीमेंट करें तो कंट्री में अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वो सेव हो सकती है। नॉर्मल 18 यूएस स्टेट जो है अभी आरआईए को अडॉप्ट कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो भी आरआईए के फेवर में है, और इसी तरीके से आज के समय में मोर देन 65 कंट्रीज़ जो है वो आरआईए को यूज़ कर रही हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, और उनका असेसमेंट करने के लिए कि इन पॉलिसीज़ का हमारे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं आरआईए होता क्या है। देखिए, आरआईए एक मेथड है एस्टिमेट करने का कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी उनका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस चीज़ का जो इवैल्यूएशन होता है वो दो टर्म्स में होता है, बेनिफिट और कॉस्ट। बेनिफिट का मतलब है क्या इस पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स को जब बनाया गया तो ह्यूमन लाइफ और जो एनवायरनमेंट है वो कितना प्रोटेक्ट हुआ और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी। तो जो सेंट्रल गोल है आरआईए का वो ये इंश्योर करना होता है कि जो लॉज और रूल्स बनाए गए हैं कंट्री के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट के टर्म्स में, क्या वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं।
तो आरआईए जो है इस चीज़ का इंश्योर कर रहा है कि जो असेसमेंट होना चाहिए, जो इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें वो एक रिलायबल सोर्सेज से मिलनी चाहिए। रिलायबल तरीके से ही ऑथोराइज पर्सन ही इसको असेस करे, और यहाँ पे कोई भी बायसनेस इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जो ये प्रोसेस है ये एक चीज़ इंश्योर और करता है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो एक इंडिविजुअल बॉडी के थ्रू अपनी इन सब चीज़ों को क्या करवा रहे हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन करवा रहे हैं। और जो ये असेसमेंट हो रहा है ये एक ऑनेस्ट तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आरआईए है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर 20 जो है डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एग्जामिन करने के लिए। किस पर? इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर और एनवायरमेंटल लेवल पर। तो जो आरआईए है वो बेसिकली बीसीए एनालिसिस को करता है, बेनिफिट और कॉस्ट। ओवरऑल कितना बेनिफिट कंपनीज को, बिजनेस को मिला, और उसको इंकर्ट करने में कितना हमें कॉस्ट इंकर्ट करनी पड़ी, ये हमें इस आरआईए से पता लग जाता है। यदि हम बेनिफिट की बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट की जो जीडीपी है उसमें 10 to 20% का फ़र्क आ सकता है यदि प्रॉपर तरीके से असेसमेंट किया जाए। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आरआईए के बेसिस पे, वो आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर जो यूएस ऑफिस है, जो अमेरिकन ऑफिस है मैनेजमेंट ऑफ बजट रिपोर्ट का, उसने कहा कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले को अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम आरआईए को प्रॉपर वे से काम करके दिखा सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने इस जब हम आरआईए के थ्रू अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं तो हम एक $1 तक की कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं कि $1 खर्च करने में भी हमें कितनी कॉस्ट हुई और उसमें हमें कितना बेनिफिट हुआ। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया एक रीच रेगुलेशन था। जो रीच रेगुलेशन था वो इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा था जो कि यूरोपियन कमीशन के लिए था कि जब हम कि जो कमीशन वर्ल्ड था उसने बताया कि ये एक केमिकल को लेके था, रिस्ट्रिक्टिव ऑफ इकोनॉमिक केमिकल्स को लेके था कि केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन और किसी भी कंट्री के लोगों को भी। तो इन्होंने इस रीच रेगुलेशन को बनाया गया था जो कि हेल्थ एनवायरनमेंट का लेके बनाया गया था। और इसके अंदर इस चीज़ को रखा, जब यूरोपियन के अंदर इस रीच रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया तो उस वक्त 10 मिलियन पाउंड्स का एक बर्डन सा इंडस्ट्रीज पे डाला गया जब ये पहली बार लिखा गया था रीच रेगुलेशन। बट आफ्टर डैट जब उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स किए गए क्योंकि फ्लेक्सिबल है आ रहा है ये, और इसमें ड्यू टू सम चेंजेस इसको जब वापस से रिवाइज किया गया तो ये 10 मिलियन से हट के 2 मिलियन पे आ गया। और ओवरऑल इसमें क्या मालूम चला कि इस रीच रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद यूरोपियन कमीशन जो कंट्रीज़ है उसके अंदर ऑलमोस्ट 8,000 जॉब्स को बचाया जा सका। ऐसे ही जो आरआईए है बाय द यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने भी ये शो किया कि आरआईए और रीच के थ्रू जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम की जा सकती है। तो उन्होंने ये बताया कि यूएस के अंदर $10 बिलियन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के हिसाब से बचाए जा सके, और इनकी जो कॉस्ट थी उसको भी रिड्यूस उन्होंने इसके अंदर किया। विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने आरआईए इवैल्यूएशन में इस चीज़ को बोला कि 2005 में जो हमारी कॉस्ट थी वो $902 मिलियन से बढ़ के जो कॉस्ट सेविंग थी हमारी वो 10 के ऊपर पहुंच गई, और ये 10 साल के अंदर हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव काम पे हमने काम किया। तो ओवरऑल उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में क्या बताया कि 10 साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उन्होंने ऑलमोस्ट पर एक्टिविटी $28 टू $56 तक सेव करके उन्होंने अपने यहाँ के बेनिफिट्स को इम्प्लीमेंट किया। वियतनाम के अंदर भी जो ओईसीडी था उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि ओवरऑल जो पहले हुआ करता था कि $500 जो है उनके खर्च होते थे क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। पर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरआईए जब प्रॉपरली इसको इवेल्युएट किया गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स बनाए गए,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स देखा गया तो 10,000 टाइम्स जो है ये फिगर जो है इंक्रीज हो गया, और इन्होंने अपने कंट्री में इस चीज़ को कॉस्ट इफेक्टिव रीजनलाइज के तौर पे आरआईओ को इम्प्लीमेंट किया। तो बेनिफिट्स अगर देखा जाए, चाहे वो यूरोपियन गवर्नमेंट हो चाहे वो यूएस गवर्नमेंट हो, अगर प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा आरआईए को, तो हम कॉस्ट सेविंग इसके अंदर कर सकते हैं और बेनिफिट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को कहा कि यदि आप आरआईए में स्मार्ट रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं टूल को, तो आप मैक्सिमम बिजनेस जो है मार्केट से कैपिटल रेज कर सकते हैं, गुड्स को फेयर प्राइस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कंपटीशन को आप जो है वो रिड्यूस करते हुए मार्केट के अंदर अपने आप बिजनेस को ग्रोथ कराया जा सकता है। आरआईए जो है वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है, और आरआईए क्या कहता है कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उनसे भी इसमें कुछ सजेशन लिए जाते हैं फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। तो आरआईए जो है गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से आंसरेबल कंडीशन में है, क्योंकि उनको जवाब देना है कि वो एक पॉलिसी क्यों बना रहे हैं और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से कंट्री और बिजनेसेस को क्या फ़ायदा होगा। और जहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी सी अनस्टेबल है वहाँ पे आरआईए थोड़ा सा देखा गया है कि आरआईए का यूज़ ज़रूरी माना गया, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के वजह से जो पहली सरकार होती है वो अपने डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आंसरेबल नहीं होती, बट आफ्टर आरआईए वो उसको आंसर उनको देना पड़ता है। यदि हम यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, आरआईए ने जो है ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसको हर चीज़ पॉलिसी बनाने से पहले आरआईए के बाद हर पॉलिसी का आंसर देना पड़ेगा कि इससे क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट होगा। तो जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उनके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम होते हुए चले जाते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।